पिछली संध्या देश की राजधानी में जो घटनाक्रम हुआ वह बाहरी तौर पर अत्यंत शांत प्रतीत हो रहा था। वहां न कोई कोलाहल था, न ही छायाकारों का जमावड़ा और न ही कोई औपचारिक स्वागत समारोह। किंतु इस निस्तब्धता के पीछे छिपे परिणामों ने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में खलबली मचा दी। शाम के ठीक 7:42 पर दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के रनवे पर एक निजी विमान ने दस्तक दी। न तो किसी मीडिया संस्था ने इसे कवर किया और न ही कोई शासकीय अभिनंदन हुआ, परंतु उस विमान के भीतर मौजूद व्यक्तित्व यदि एक कक्ष में एकत्रित हो जाएं, तो संसार की महाशक्तियों की नींद उड़ सकती है। उस विमान से वेनेजुएला के खनन एवं पारिस्थितिक विकास मंत्री विलियम से बाहर आए। उनके साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें वित्त, रक्षा, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों के वे शीर्ष नीति निर्धारक शामिल थे, जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक दिशा निर्धारित करने का सामर्थ्य रखते हैं। मुख्य प्रसंग पर प्रकाश डालने से पूर्व एक लघु विनम्र आग्रह है। यदि आप अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा रखते हैं और हिंदुस्तान की प्रगति के समर्थक हैं, तो इस प्रस्तुति को सराहें। चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, सूचना घंटी को सक्रिय करें और प्रतिक्रिया में जय हिंद या भारत माता की जय अंकित करें। इस संदेश को अपने मित्रों और डिजिटल समूहों में प्रसारित करें, क्योंकि इस तकनीकी युग में राष्ट्र प्रेम प्रकट करने का यह एक सुगम मार्ग है। अगले दिन सुबह के ठीक 10 बजे कोई आधिकारिक विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई और न ही कोई सार्वजनिक वक्तव्य आया। संपूर्ण दल सीधे उद्योग भवन के एक सुरक्षित कक्ष में प्रविष्ट हुआ, जहां भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वार बंद कर दिए गए। उस गोपनीय स्थान पर मात्र दोनों राष्ट्रों के ध्वज थे। न कोई संवाददाता था, न कोई चित्रकार और न ही सूचनाओं का कोई रिसाव। निरंतर 5.5 घंटों तक गहन विमर्श का दौर चला और जब वार्ता समाप्त हुई तो बाहर कोई शासकीय ब्यौरा साझा नहीं किया गया। किंतु मित्रों, उस गोपनीय बैठक के भीतर जो निर्णय लिए गए उनकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और प्रत्येक नई जानकारी के साथ शक्तिशाली राष्ट्रों की व्याकुलता निरंतर बढ़ती जा रही है। आगे का विश्लेषण करने से पहले एक सीधा प्रश्न। जब हम राष्ट्र की इस विराट उपलब्धि की चर्चा करते हैं और भारत को वैश्विक पटल पर सशक्त होते देखते हैं, तो समर्थन व्यक्त करने में संकोच कैसा? मनोरंजन से जुड़ी सामग्री पर तो करोड़ों लोग अपनी पसंद जाहिर करते हैं, परंतु जब बात देशहित की हो तो उत्साह मंद क्यों पड़ जाता है? यदि आप वास्तव में भारत के साथ खड़े हैं तो अभी इस प्रस्तुति को पसंद करें, चैनल से जुड़ें और गर्व के साथ भारत माता की जय लिखें। देश के सम्मान की बात आने पर हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मुख्य विषय पर केंद्रित होते हैं। सर्वप्रथम यह बोध होना आवश्यक है कि वेनेजुएला कोई अल्प सामर्थ्य वाला देश नहीं है। इसे वैश्विक आर्थिकी का कोई साधारण खिलाड़ी समझने की भूल न करें। वेनेजुएला के पास पृथ्वी का सर्वाधिक कच्चे तेल का भंडार सुरक्षित है। विश्व के कुल पेट्रोलियम संचय का लगभग 18% भाग इसी राष्ट्र की भूमि में है, जो सऊदी अरब की तुलना में भी कहीं अधिक है। किंतु दोस्तों, खनिज तेल तो मात्र एक झलक है। वास्तविक व्यूह रचना वहां आरंभ होती है, जहां अमेजन और ओरिनोको नदियों के मध्य स्थित भूभाग के नीचे अमूल्य संपदा छिपी है। वहां बॉक्साइट के इतने विशाल भंडार मौजूद हैं कि यदि आज निष्कर्षण प्रारंभ हो तो आगामी कई शताब्दियों तक विश्व को एल्यूमिनियम की कमी नहीं खलेगी। इसके अतिरिक्त वहां नियोबियम उपलब्ध है, जिसके बिना अतिध्वनिक मिसाइलों और परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करना असंभव है। टेंटलम जैसे दुर्लभ खनिज भी वहां संचित हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्वर्ण से भी अधिक आंकी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण लिथियम है, जो विद्युत वाहनों, बैटरी तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। अब जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि इतनी प्रचुरता के बाद भी यह खजाना वर्षों से उपयोग में क्यों नहीं आया? इसका कारण अमेरिकी प्रतिबंध हैं। वर्ष 2017 के पश्चात अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऐसे कड़े अवरोध लगाए कि कोई भी वैश्विक संस्था वहां निवेश से कतराने लगी। तेल के निर्यात पर रोक, डॉलर में भुगतान पर पाबंदी, नौवहन और बीमा पर रोक, स्वर्ण के व्यापार पर निषेध। अर्थात वेनेजुएला के पास संपदा तो थी, परंतु उसे भुनाने के समस्त मार्ग अवरुद्ध थे। यहीं से भारत का आगमन होता है और संपूर्ण परिदृश्य ही परिवर्तित हो जाता है। इस गुप्त मंत्रणा में प्रथम महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वेनेजुएला ने भारत को अपना स्वर्ण भंडार उपयोग करने का निमंत्रण दिया। विश्व का 8वां सबसे विशाल स्वर्ण संचय, जो 160 टन से अधिक है। हालांकि यह सोना लंदन और अमेरिका की तिजोरियों में बंधक पड़ा था। वेनेजुएला ने भारत को स्पष्ट प्रस्ताव दिया
कि वे इस स्वर्ण को भारतीय मुद्रा में क्रय करें और इसे भौतिक रूप में भारत स्थानांतरित किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत को एक ही समय में रियायती दर पर सोना, तेल और सामरिक खनिज प्राप्त होने की संभावना बनी। यह तो मात्र एक शुरुआत थी। स्वर्ण के प्रस्ताव के पश्चात वेनेजुएला ने अपना दूसरा महत्वपूर्ण पत्ता चला, जो पेट्रोलियम से संबंधित था। उन्होंने भारत से कहा कि वे अपने कुल तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सीधे भारत हेतु आरक्षित करना चाहते हैं, प्रतिमाह लाखों बैरल कच्चा तेल, वह भी दीर्घकालिक समझौते के अंतर्गत। सबसे विस्मयकारी तथ्य इसकी लागत थी। वैश्विक बाजार में जहां तेल $80 के समीप मंडरा रहा है, वहीं वेनेजुएला भारत को $35 से $40 प्रति बैरल की दर पर तेल उपलब्ध कराने को तत्पर है। यानी आगामी अनेक वर्षों तक भारत को अत्यंत सस्ता ईंधन मिलने के द्वार खुल सकते हैं। विचार कीजिए, यदि किसी राष्ट्र को निरंतर कम कीमत पर स्थिर ऊर्जा मिले तो उसकी अर्थव्यवस्था कितनी प्रगति करेगी। परिवहन व्यय घटेगा, उत्पादन लागत कम होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी और सामान्य नागरिक को बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। किंतु यह समझौता मात्र तेल तक सीमित नहीं था। विमर्श के दौरान एक और क्रांतिकारी सुझाव दिया गया। वेनेजुएला ने डॉलर के प्रभुत्व को त्यागने की बात कही। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दोनों राष्ट्रों के मध्य समस्त व्यापार भारतीय रुपए और स्थानीय मुद्रा के माध्यम से संचालित हो। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था, जिसका अर्थ है डॉलर पर निर्भरता का त्याग, अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था से स्वायत्तता और संप्रभु निर्णय लेने की शक्ति। इसी बिंदु पर अमेरिका की चिंताएं गहराने लगीं, क्योंकि दशकों से डॉलर ही वैश्विक वाणिज्य का आधार रहा है। जिस क्षण राष्ट्र डॉलर के विकल्प खोजने लगते हैं, उसी क्षण अमेरिकी वर्चस्व को गंभीर चुनौती मिलती है। यहां भारत ने अत्यंत संयमित परंतु प्रभावी चाल चली। भारत ने स्पष्ट किया कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु स्वतंत्र निर्णय अवश्य लेगा। भारत की प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक उन्नति और भविष्य की आत्मनिर्भरता है। तदुपरांत वार्ता ने एक और नया आयाम लिया। अब विषय केवल तेल और स्वर्ण का नहीं था, बल्कि यह सामरिक भागीदारी में बदल गया। वेनेजुएला ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इस व्यापारिक भेंट को भू राजनीतिक मास्टर प्लान का रूप दे दिया। उन्होंने अपना एक विशाल हेवी ऑयल प्रोजेक्ट, जो प्रतिबंधों के कारण निष्क्रिय था, पूर्णतः भारत को सौंपने की इच्छा जताई। इस परियोजना के पुनर्जीवन से भारत को प्रतिदिन हजारों बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त होगा। यह कच्चा तेल भारतीय शोधनशालाओं, विशेषकर गुजरात और असम की रिफाइनरियों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तकनीकी रूप से भारत इसे संसाधित करने में सक्षम है। प्रत्युत्तर में भारत की पेशकश भी अत्यंत प्रभावशाली थी। भारत ने दीर्घकालिक ब्याज मुक्त आरण देने का प्रस्ताव रखा, जिसमें संपूर्ण तकनीक और श्रम शक्ति भारतीय होगी। इसका लाभ यह होगा कि रोजगार, कौशल और लाभ दोनों ही राष्ट्रों को प्राप्त होगा। यह कोई सामान्य लेन देन नहीं, अपितु दो देशों के मध्य अटूट विश्वास की स्थापना है। वार्ता का अगला चरण रक्षा और सुरक्षा सहयोग की ओर बढ़ा। वेनेजुएला के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे केवल संसाधनों का व्यापार नहीं चाहते, बल्कि एक स्थायी सुरक्षा गठबंधन के इच्छुक हैं। इस प्रस्ताव ने सबको चौकन्ना कर दिया। वेनेजुएला ने भारत को अपनी भूमि पर भारतीय रक्षा निर्माण इकाइयां स्थापित करने का आमंत्रण दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय अस्त्र शस्त्रों का निर्माण अब दक्षिण अमेरिका में होगा। यह भारत की पहली स्थायी ऑफशोर रक्षा उपस्थिति होगी, वह भी उस क्षेत्र में जिसे अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है। इसके बदले में वेनेजुएला ने अपने एक वायुसेना केंद्र को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर देने का संकेत भी दिया। इस बात ने कक्ष में सन्नाटा खींच दिया, क्योंकि यह सीधे तौर पर वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली बात थी। जैसे ही इस बैठक की सूचना वॉशिंगटन तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और आपातकालीन बैठकें होने लगीं। किंतु भारत का रुख अडिग था। भारत किसी को चुनौती देने नहीं, बल्कि अपने हितों को सुरक्षित करने आया था। यह वह नया भारत है जो बिना शोर मचाए अत्यंत सूक्ष्मता और प्रभाव के साथ कार्य करता है। इसी कारण अब विश्व भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बैठक का तीसरा बड़ा झटका वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा था। वेनेजुएला के पास स्वर्ण तो है, पर वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। भारत ने इस बाधा को अवसर में बदल दिया। भारतीय पक्ष ने वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक के सम्मुख एक कानूनी रूप से वैध प्रस्ताव रखा। भारत स्वर्ण को सुरक्षित रूप से भारत लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसे यहां कोलैटरल के तौर पर रखा जाएगा और उसके बदले उन्हें तत्काल आपातकालीन कोष प्रदान किया जाएगा।
इससे वेनेजुएला प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना अपनी संपदा का उपयोग कर सकेगा और भारत के स्वर्ण भंडार में भौतिक वृद्धि होगी। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर थी, इसलिए लंदन और न्यूयॉर्क के बैंक इसे रोकने में असमर्थ रहे। यहीं से यह प्रमाणित हो गया कि भारत अब मात्र भाषण देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक वित्त व्यवस्था को समझने और उसे मोड़ने वाला खिलाड़ी बन चुका है। इसके पश्चात सॉफ्ट पावर और मानवीय संसाधनों पर चर्चा हुई। वेनेजुएला के मंत्री ने कहा कि वे केवल सरकारों के बीच ही नहीं, बल्कि जनमानस के स्तर पर भी संबंध चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सैकड़ों वेनेजुएला के विद्यार्थी भारत आकर चिकित्सा, अभियांत्रिकी और तकनीक की शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसका व्यय भारत वहन करेगा। इसके बदले भारतीय युवाओं को वहां भाषा सीखने और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह एक स्थायी मानवीय सेतु बनाने की रणनीति है, जिसे अब तक केवल विकसित राष्ट्र ही अपनाते थे। भारत अब उसी सॉफ्ट पावर गेम में मजबूती से उतर चुका है। इसके बाद जो प्रस्ताव आया वह इस पूरी डील को बराबरी की साझेदारी में बदल देता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल कच्चा माल खरीदार बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वहां एक संपूर्ण वैल्यू चेन विकसित करेगा, खदान से लेकर प्रोसेसिंग तक सब कुछ। भारतीय कंपनियां आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के साथ वहां कार्य करेंगी, जिससे प्रकृति को कम से कम हानि हो और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो। यह पहली बार था जब किसी राष्ट्र ने वेनेजुएला से शर्तों पर नहीं, बल्कि समानता के आधार पर संवाद किया। साथ ही औषधीय क्षेत्र, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास का एक वृहद पैकेज भी प्रस्तुत किया गया। भारतीय दवा कंपनियां वहां इकाइयां स्थापित करेंगी और भारतीय कृषि यंत्र व तकनीक वहां के कृषकों तक पहुंचेंगे, जिससे वहां उत्पादन बढ़ेगा और भारत को नए बाजार मिलेंगे। बुनियादी ढांचे के लिए सौर ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में निवेश की बात हुई। मित्रों, यह सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका ने पुनः कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। स्पष्ट कहा गया कि जो भी देश वेनेजुएला से व्यापार करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने इस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया, बस एक शांत और स्पष्ट जवाब दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है। यहीं से विश्व को संकेत मिला कि भारत अब भय के आधार पर नहीं, बल्कि गणना के आधार पर कदम उठा रहा है। बैठक के उपरांत वेनेजुएला के दल ने महसूस किया कि भारत उन्हें आदेश देने वाला स्वामी नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक मित्र है। वर्षों से दबाव झेल रहे राष्ट्रों को सबसे अधिक आवश्यकता सम्मान की ही होती है। यह समझौता भारत के लिए भविष्य की उन चुनौतियों का समाधान है जिनके लिए हम अब तक अन्य देशों के आश्रित थे। विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स, जिनके लिए भारत अब तक दूसरों पर निर्भर था, अब सीधे भारत के नियंत्रण में आने की संभावना है। इससे विद्युत वाहन, बैटरी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र और अधिक शक्तिशाली होंगे। अंततः प्रश्न यह है कि इसका लाभ किसे मिलेगा? क्या यह केवल सरकारी स्तर तक सीमित रहेगा? नहीं, इसका सीधा प्रभाव प्रत्येक भारतीय नागरिक पर होगा। सस्ता तेल मिलने से ऊर्जा की लागत में स्थिरता आएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत न भी गिरें तो भी महंगाई का दबाव अवश्य कम होगा। सस्ता परिवहन मतलब सस्ती लॉजिस्टिक्स, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। दूसरा बड़ा प्रभाव विद्युत वाहन और बैटरी उद्योग पर पड़ेगा। लिथियम और टेंटलम जैसे खनिज आपके विद्युत स्कूटर और मोबाइल फोन की बैटरी की कीमत तय करते हैं। यदि इनका नियंत्रण भारत के पास आता है तो ये वस्तुएं सामान्य जन की पहुंच में होंगी और भारत एक विनिर्माण केंद्र बनेगा। हजारों लाखों नए रोजगार सृजित होंगे। भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारतीय दवाओं का निर्यात बढ़ने से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिरता बनी रहेगी। भारतीय कृषि यंत्रों के अपग्रेड का लाभ अंततः भारतीय किसानों तक पहुंचेगा। अब जरा वृहद परिदृश्य को देखें। यह समझौता भारत को विकल्प प्रदान करता है, दबाव की राजनीति से बाहर निकलने का विकल्प। यही कारण है कि अमेरिका इस डील से प्रसन्न नहीं है। परंतु क्या भारत को किसी की अप्रसन्नता के डर से अपने राष्ट्रीय हित त्याग देने चाहिए? इतिहास साक्षी है, जब भी भारत ने साहसपूर्ण निर्णय लिए, दुनिया ने अंततः उन्हें स्वीकार किया। आज विश्व बदल रहा है और भारत एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रहा है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक गहराई से बदलती दुनिया की वास्तविकता है। अब भारत दर्शक नहीं, अपितु खेल का निर्णायक खिलाड़ी है। आज भारत जोखिम उठाकर कदम बढ़ा रहा है और यह सिद्ध कर रहा है कि वह मात्र एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अंत में बस इतना ही कहना है, जब आप आने वाले समय में कोई विद्युत वाहन चलाएं या सस्ती भारतीय दवा खरीदें, तो एक पल के लिए अवश्य सोचिएगा कि इसके पीछे वही रणनीति हो सकती है जिसकी नींव आज इन शांत बैठकों में रखी जा रही है। अब आपसे एक सीधा प्रश्न,
क्या भारत को ऐसे स्वाभिमानी और कड़े फैसले और भी मजबूती से लेने चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे प्रसारित करें, क्योंकि आज भारत केवल नीति नहीं बना रहा बल्कि एक नया इतिहास लिख रहा है।